गाइज, ओपेनहाइमर फाइनली आ गई है और ये अब तक की नोलन की सबसे सिंपल मूवी है और काफ़ी डिफरेंट भी अगर उनके पिछले प्रोजेक्ट्स की हम बात करें तो। पर एक चीज़ है कि यहाँ पर मैंने जो सिंपल वर्ड का यूज़ किया है वो सिर्फ और सिर्फ नोलन की मूवीज़ की बात कर रहा था मैं, क्योंकि ये फिल्म ओवरऑल इतनी भी सिंपल नहीं है जितना तुम्हें लग रहा होगा। नोलन की यहाँ पे वही हमें नॉन लीनियर स्टोरी टेलिंग देखने को मिलती है और मूवी में ऐसे बहुत सारे इवेंट और चीज़ें भी दिखाई गई है जो डायरेक्टली तुमको पता नहीं चलेगा, बल्कि तुमको खुद समझना पड़ेगा। तो इस वीडियो में हम ऐसे ही कुछ 5 डिटेल के बारे में बात करेंगे जो तुमने फिल्म में देखा तो होगा पर शायद समझ में नहीं आया होगा। तो आप देख रहे हो द नॉटी बट एंड शुरू करते हैं अपना बकवास। और वीडियो शुरू करने से पहले एक मेजर स्पॉइलर वार्निंग भी है, क्योंकि अगर मूवी नहीं देखा तो इस वीडियो को भी मत देखो, क्योंकि यहाँ बहुत सारे स्पॉयलर्स होने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ब्लैक एंड व्हाइट सीन्स की। तो एक्चुअली पहले सबको लगा था कि जो सीन्स यहाँ पे कलर में दिख रहे हैं वो एक्चुअली जापान के बॉम्बिंग से पहले के सीन्स थे, जहाँ ओपेनहाइमर को ये रियलाइज होता कि वही डिस्ट्रॉयर ऑफ द वर्ल्ड बन चुका था और वहीं पर इस इवेंट के जो बाद के सीन्स है वो ब्लैक एंड व्हाइट में टेक प्लेस करेंगे। पर फिल्म के एंड आते आते हमें एक बात समझ में आया कि ब्लैक एंड व्हाइट सीन्स जो थे वो कुछ नहीं बल्कि ल्यूइस स्ट्रॉस का एक पॉइंट ऑफ व्यू था कि वो किस तरीके से ओपेनहाइमर को एक इवल और क्रूअल इंसान की तरह देखता था। मूवी के स्टार्टिंग में ही हमें 2 चीज़ें बताई गई थी। ओपेनहाइमर के पर्सपेक्टिव को फिशन से डिनोट किया गया था और वहीं पर ल्यूइस स्ट्रॉस का कैरेक्टर फ्यूजन से डिनोट किया गया था, और दोनों ही कंसेप्ट एक दूसरे के ऑपोजिट है और वही सेम चीज़ इन दोनों कैरेक्टर्स में भी थे। और इसीलिए जो ओपेनहाइमर का पर्सपेक्टिव था वो हमें कलर में दिखाया गया था और वहीं पे लुइस स्ट्रॉस का जो पर्सपेक्टिव था वो हमें ब्लैक एंड व्हाइट में दिखा। तो अब आगे बढ़ते हैं अपने दूसरी पॉइंट की तरफ, जो है जनरल ग्रुप्स का प्रमोशन। अब ऑब्वियसली ये चीज़ मूवी पहली बार देखने से आपको समझ में नहीं आया होगा, पर अगर फिर से कभी ध्यान से देखोगे तो देखना कि जनरल लेस्ली ग्रुप का कैरेक्टर को मूवी के अलग अलग पॉइंट में उसका प्रमोशन होता हुआ दिखाया गया है। वो जब भी ओपेनहाइमर से पहले मिला था तब वो सिर्फ और सिर्फ एक कर्नल था और उसके बाद वो धीरे धीरे जब मैनहट्टन प्रोजेक्ट में जुड़ जाता है तब वो एक जनरल बन जाता है। और ये चीज़ें हमें पता चलती है उसके यूनिफॉर्म में लगे स्टार्स से। पहले उसका एक ही स्टार था, धीरे धीरे उसके 2 स्टार्स मिलने लगते हैं और मूवी के एंड आते आते जब वो हियरिंग में जाता है तब तक वो 3 स्टार वाला जनरल बन चुका था, यानी एक लेफ्टिनेंट। और वही दूसरी तरफ उसी के बैकग्राउंड में ओपेनहाइमर बैठा हुआ था जिसका कॉस्ट्यूम सेम था पूरी मूवी के दौरान। इससे हमें ये चीज़ पता चलती है कि इस प्रोजेक्ट में जुड़े जितने भी सारे ऑफिशियल्स थे उन्होंने तो अपना नाम अच्छा खासा बना लिया था, पर जो साइंटिस्ट थे जो इस प्रोजेक्ट में जुड़े हुए थे उनको वो नहीं मिला जो एक्चुअली में वो डिजर्व करते थे। अब क्या पता इस सीन से नोलन कुछ और भी डिनोट करना चाहता हो, पर मेरे को तो यही चीज़ समझ में आई। तो आप तीसरे पॉइंट की तरफ आगे बढ़ते हैं। नंबर 3, द ट्रिनिटी टेस्ट। यही एक सीन था जो इस पूरे मूवी का सबसे पीक वाला मोमेंट था, क्योंकि यहीं पर हमें डायलॉग के अलावा कुछ और चीज़ें देखने को मिलती है और काफ़ी ज़्यादा टेंस भी था। मेरी सच में थिएटर में गान फट गई थी जब वो फटने वाला था। पर इस सीन को नोलन ने जिस साइंटिफिक एक्यूरेसी के साथ बनाया है उसके वजह से ये मेरा फेवरेट सीन बन गया। एक्चुअली जब वो एक्सप्लोजन होता है तो हम देखते हैं कि पूरा थिएटर एक तरीके से साइलेंट हो जाती है और हमें सिर्फ उस एक्सप्लोजन का लाइट दिखता है और करीब 1 या 1.5 मिनट बाद ही हम लोगों को उसका साउंड सुनाई देता है, बिकॉज लाइट ऑलवेज ट्रेवल फास्टर देन साउंड। और तो और साउंड भी हमें अलग अलग इंटेंसिटी में सुनाई देती है, जैसे कि ओपेनहाइमर जो उस रिसर्च के सामने था उन्हें साउंड जोर से सुनाई देती है और कार में जो 2 लोग बैठे थे उनको हल्का सुनाई देता है, क्योंकि वो दोनों एक्सप्लोजन से बहुत दूर खड़े थे। और ये वाला डिटेलिंग सच में बहुत ज़्यादा बढ़िया था। अब नंबर 4 पॉइंट देखते हैं, ट्रू हिस्टोरिकल इवेंट। ये मूवी हाईली हिस्टोरिकली एक्यूरेट है। मूवी के मैक्सिमम सीन्स और काफ़ी कुछ छोटे मोटे डिटेल्स भी हिस्टोरिकली एक्यूरेट है, जिनमें से एक तो ओपेनहाइमर का गुस्सा में एप्पल को पॉइजन डालना, फिर प्रेसिडेंट ट्रूमैन के साथ मिलके उनके सामने कन्फेस करना कि उनके हाथ खून से रंग चुके थे। ये सारी चीज़ें एक्चुअली में रियल में हुई थी। और बस इतना ही नहीं, कुछ छोटे मोटे डिटेल्स भी है जो शायद तुमने मूवी में ध्यान नहीं दिया होगा, जैसे कि जैक क्वेड का कैरेक्टर रिचर्ड फीमैन अपनी गाड़ी में बैठकर जब वो एक्सप्लोजन को देख रहा था तभी उन्होंने अपना ग्लास उतार दिया था, क्योंकि उन्हें लगा था कि गाड़ी के ग्लासेस काफ़ी थे उसे बचाने के लिए, और ये चीज़ें उसने अपनी ऑटोबायोग्राफी में कहा था। तो ऐसे ही बहुत सारे छोटे मोटे डिटेल्स भी थे जो इस मूवी में हमें देखने को मिले और एंड में जो हिस्टोरिकली 100% ट्रू थे। और अब फाइनली बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट वाली चीज़ की, जो है इसका एंडिंग। तो नंबर 5, एंड इज द बिगिनिंग। तो पूरे फिल्म के दौरान आइंस्टाइन और ओपेनहाइमर का कन्वर्जेशन वाला सीन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट था और इसीलिए ये सीन हमें मूवी में बार बार कट करके दिखाया गया था और एंड में जाके हमें पूरा कन्वर्जेशन देखने को मिला कि आखिर वो दोनों बात क्या कर रहे थे। तो एक्चुअली इसमें होता ये है कि ओपेनहाइमर आइंस्टाइन से कहता है कि मैंने जो कैलकुलेशन लेकर आया था चेन रिएक्शन के बारे में वो पूरी दुनिया को तबाह कर सकता है। तो
इसके एंड को समझने के लिए हमें मूवी में थोड़ा आगे जाना पड़ेगा। तो याद करो मूवी के बीच में जब एडवर्ड टेलर एक कैलकुलेशन लेके आया था, तभी ओपेनहाइमर उस कैलकुलेशन को लेके आइंस्टाइन के पास जाता है कुछ एडवाइस लेने के लिए, और तभी वो दोनों डिस्कस कर रहे थे कि अगर वो कैलकुलेशन सही है तो पूरी दुनिया खत्म हो सकती है, क्योंकि उस कैलकुलेशन में ये लिखा गया था कि अगर वो चेन रिएक्शन नहीं रुका तो वो पूरी दुनिया को तबाह कर देगा। और आइंस्टाइन ने उसे एडवाइस भी किया था कि अगर तुम्हें लगे कि ये कैलकुलेशन सही है तो तुम अपना काम बंद कर देना, पर ऐसा नहीं हुआ। और एंड में जाके हमें पता चला कि ओपेनहाइमर को हमेशा से पता था कि वो कैलकुलेशन एक्चुअली में सही था, और फिर भी उसने अपना काम किया। हिरोशिमा में बॉम्बिंग हुई और अब ये दोनों उसी के बारे में डिस्कस करते हैं, और तभी ओपेनहाइमर अपना आखिरी डायलॉग आइंस्टाइन से कहता है कि हाँ एक्चुअली में वो कैलकुलेशन सही थे। तो एक्चुअली मूवी के एंड में जो सीन हम सबको लग रहा था कि वो जापान के बॉम्बिंग वाला सीन था, एक्चुअली वो जापान के बॉम्बिंग वाला सीन नहीं था। ये सीन ऑलरेडी हो चुका था, और जो एंड में हमें एक्चुअली सीन देखने को मिला वो एक्चुअली में वर्ल्ड वॉर 3 था, जो हमें ओपेनहाइमर के पर्सपेक्टिव से देखने को मिला। यानी उस टाइम ओपेनहाइमर ऑलरेडी इमेजिन कर चुका था कि दुनिया में जब वर्ल्ड वॉर 3 होगा तो वो कैसा होगा, और यही सीन हमें एंड में दिखा जब पूरी दुनिया आधा जल चुकी थी। और ये चीज़ आज के टाइम में भी एक बहुत ही अच्छा मेटाफोर बन जाती है कि आज अगर वर्ल्ड वॉर 3 होगा तो सच में दुनिया ऐसे ही खत्म हो जाएगी। And it was the best ending I've ever seen in a movie, and that's how a fucking Nolan movie is. तो आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट में शेयर करना, और हाँ अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। Till then, bye bye.